नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। किसका होगा जम्मू कश्मीर? डीडीसी चुनाव के नतीजों पर हमारा मेगा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन पहले आपको मुंबई से आई एक बड़ी खबर की हम जानकारी दे दें। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक ड्रैगन फ्लाई क्लब में एक छापा पड़ा, जिसमें कोविड नियमों का उल्लंघन कर पार्टी चल रही थी। पार्टी में सिंगर गुरु रंधावा, सुजैन खान जैसे स्टार्स मिले। पुलिस ने कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में 34 लोगों को पकड़ा, लेकिन सबको तुरंत जमानत मिल गई। इन सब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में ये सितारे पकड़े गए। और यहां पर बड़ी बात यह कि जो नियम कायदे नए आए हैं उसकी जानकारी इससे पहले भी दी गई थी। कोविड नियमों के मद्देनजर नाइट लाइफ पर पाबंदी जो है वहां पर लगाई गई है, लेकिन इस बीच ये पार्टी एयरपोर्ट के नजदीक ड्रैगन फ्लाई क्लब में चल रही थी। जब इसकी जानकारी अथॉरिटीज को मिली, वहां पर पुलिस अमला पहुंचा तो ये लोग वहां पाए गए और कई हाई प्रोफाइल लोग यहां पर पकड़े गए हैं। इस क्लब की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये छापा पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक ही ये क्लब है। सुजैन खान मुंबई की दुनिया का बड़ा नाम, तो वहीं गुरु रंधावा करोड़ों की संख्या में उनके फैंस हैं। देश और दुनिया में सिंगिंग की दुनिया में चमकता सितारा, इन पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। हालांकि फौरन इन्हें बेल भी मिल गई। कर्फ्यू रात के 11 बजे के बाद और विहित समय में पब, डिस्को, ये नाइट एस्टैब्लिशमेंट बंद करना चाहिए। तकरीबन 3 बजे अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट के आसपास ये पब में कुछ 27 ग्राहक और 7 मैनेजमेंट के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 188, 188 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट। तो इसमें इन लोगों को, जो महिलाएं हैं, उनको 41D का नोटिस देके उनको छोड़ा गया था। जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। तो बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड मुंबई पुलिस ने एक रात को जो एक्टिविटी चलती है उस पर कार्रवाई शुरू। सर, कुछ सेलिब्रिटीज भी वहां पर मिले थे, क्या कुछ जानकारी उस बारे में? देखिए, ये कोई ड्रग्स या रेव की कार्रवाई नहीं है। ये दारू पी के कुछ लोग लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। तो पुलिस ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट आपने सुना। हमारे साथ मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, ये एक बड़ी कार्रवाई जो है मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन बड़ी बात ये, कोविड को लेकर जो नियम है उसकी जानकारी तो तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही रिलीज कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर ये पार्टी हो रही थी तो यकीनन अब नियम कायदों को और कड़ा करने की जरूरत है। मीनाक्षी, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई नहीं बल्कि कोविड के चलते अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मुंबई पुलिस की आप मानकर चल सकती हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है। एक बड़े 5 सितारा होटल के कंपाउंड से ये क्लब रन किया जाता है, जो कि मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब मुंबई पुलिस ने यह बात भी साफ कर दी है कि आने वाले क्रिसमस ईव की बात हो या फिर न्यू ईयर पार्टीज की बात हो, ऐसा कुछ भी मुंबई में पॉसिबल नहीं होगा। या तो फिर कोई भी अगर इस चीजों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अक्सर एक बात ध्यान में रखने जैसी ये है कि कोई भी पार्टीज जो चलती है वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, मास्क पहनना है, ये सारी चीजें जो है इसका पालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए ऐसी जगहों पर फाइन मारने की जो कार्रवाई है वो शुरू रहेगी। जी मुस्तफा, ये बताइए कि जो ये तमाम हाई प्रोफाइल लोग पकड़े गए हैं, क्या कोई रिएक्शन इनके लॉयर्स की तरफ से आया है? क्योंकि सवाल तो ये उठता है कि आप जब पब्लिक लाइफ में हैं तो नियम कायदों को लेकर जो गंभीरता आपके भीतर होनी चाहिए वो नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तक तो इनके लॉयर्स की तरफ से कोई भी जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं आया हुआ है, लेकिन एक साफ बात यहाँ पर ये नजर आती है कि लोगों को लग रहा है कि ये चीजें जो है वो शायद अलाउ है, अनलॉक में शुरू हो गई है, कोविड के रिस्ट्रिक्शन उठ चुके हैं और इसीलिए ये चीजें करना आसान है। और इसीलिए जो पुलिस भी वहां पर कार्रवाई कर रही थी, उनका कहना था कि लोग यही कह रहे थे कि ऐसे थोड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, ये कौन सा रूल है, हम तो सिर्फ पार्टी करने आए हैं, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस कह रही है ये ड्रग्स की, रेव की कार्रवाई नहीं है।
अब सवाल यह है कि मैसेज अथॉरिटी की तरफ से ऐसा है कि जमाना बदल चुका है। इस साल का न्यू ईयर कोई आम साल का न्यू ईयर नहीं है, यह कोविड-19 का न्यू ईयर है और इसीलिए ये सारी सोशलाइजिंग विदाउट मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना जो है अब एक तरह से बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात मुस्तफा यहाँ पर की और कम से कम पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उन्हें और संजीदगी के साथ रहने की जरूरत है, नियम कायदों का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि जो नियम अथॉरिटीज की तरफ से बनाए गए हैं वो कोविड पैंडेमिक संक्रमण की वजह से अलर्ट रहने के लिए ही है, ताकि किसी भी तरह की ढिलाई कम से कम क्रिसमस से लेकर नए साल तक के जश्न में ना दिखाई दे। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। यह खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, क्योंकि डीडीसी चुनाव के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी। 15 सीट पर नतीजे आ चुके हैं। कश्मीर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं श्रीनगर बांदीपोरा में एक बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर ये 3 सीटें बीजेपी के हिस्से आई हैं। गुपकार के हालांकि 4 और कांग्रेस के भी 1 प्रत्याशी की जीत हुई है। अब तक 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अभी 15 सीटों पर ये परिणाम आए हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा तस्वीर के और साफ होने का, जब बाकी रुझान भी नतीजों में तब्दील हो जाएं। लेकिन इस बीच लगातार आपको स्क्रीन पर भी हम ये नतीजे दिखा रहे हैं। 44 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 21 सीटों पर, गुपकार अलायंस 88 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य 57 सीटों पर आगे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ श्रीनगर से अशरफ वानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये बताइए, जिस तरह से नतीजे अभी आ रहे हैं, ये तो रुझान है, हालांकि अभी सिर्फ 15 सीटों पर ही फाइनल नतीजे आए हैं। कब तक तस्वीर साफ हो सकती है? काउंटिंग कब तक खत्म होगी? मीनाक्षी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को और आपको थोड़ा अपडेट दूं कि क्या इस वक्त हालत है। अभी तक जो 280 जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जो पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर के हुए हैं, अभी तक 218 की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, जिसमें से जो है अगर हम बात करें जो गुपकार अलायंस है, जो अभी तक फिलहाल इन पूरे चुनावों में मतगणना के दौरान बढ़त लेते हुए नजर आ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 15 सीटें जीती हैं तो और 75 सीटों पर वो आगे हैं, जबकि बीजेपी जो है उन्होंने 4 सीटें जीती हैं और 42 पर आगे हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो इन चुनावों में लग रहा था कि कांग्रेस का कोई जनाधार उतना नजर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कोई कैंपेन भी खास तौर पर नहीं किया है, वो भी बेहतर कर रही है। कांग्रेस भी 21 सीटों पर जो है 20 सीटों पर आगे है और 1 सीट उन्होंने कश्मीर में जीती है शोपियां से। जहां तक एक नई पार्टी बनी थी कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में अपनी पार्टी, उसने उतना जो है अभी तक फिलहाल रुझानों में और जीत में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जो उससे आशंकाएं जताई जा रही थी। यहाँ कश्मीर में उनको जो है 5 सीटों पर लीड है और कश्मीर में उन्होंने 3 सीटें जीती है, जबकि जो अन्य हैं निर्दलीय हैं और बाकी जो हैं वो उन्होंने 11 सीटें जीती हैं और 43 सीटों पर आगे चल रही हैं। अगर हम पूरे नतीजों की बात करें तो शाम तक ये नतीजे आने चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कम मतदान हुआ था जम्मू के मुकाबले में। यही कारण है कि सबसे पहले नतीजे जो हैं वो कश्मीर से ही आ रहे हैं। कश्मीर में 2 जिलों की तस्वीर साफ हो गई है, पुलवामा से भी नतीजे आए हैं, शोपियां से भी नतीजे आए हैं, और कारण यही था कि वहां पर बहुत कम मतदान हुआ था। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, खासतौर से जम्मू के इलाकों में, पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में जहां 80% से ज्यादा जो है मतदान हुआ था और काफी सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े थे, वहां पर देर शाम तक ये नतीजे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास लौट रही हूं अशरफ। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो तस्वीर अभी इस वक्त दिखाई दे रही है, बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी जो ताकत कश्मीर में झोंकी गई, तमाम बड़े मंत्री वहां प्रचार के लिए गए, बड़ा सवाल ये है कि अगर जो अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें गुपकार अलायंस आपसे आगे दिखाई दे रहा है, अगर यही फाइनल नतीजों में तब्दील होता है तो ये तो गुपकार एजेंडा के लोग जाकर बोलेंगे ग्राउंड पर कि देखिए हमें जो है वोट मैंडेट मिला है। ये तो उनके एजेंडे पर मोहर हुई है। प्रेम शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, इसी बात का संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी सवाल का जवाब संगीत रागी जी आपसे चाहूंगी मैं। मीनाक्षी जी, ये जो चुनाव है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए है और ये इतना जमीनी लोकतंत्र की चुनाव है जिसमें 1100 और 1200 वोट हैं
वहां पर इस प्रकार के इलेक्शन को कभी भी एक पूरे प्रदेश के एजेंडे के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। मेरे कहने का आशय है यह कोई 370 या आर्टिकल 35A के पर कोई ऐसा मैंडेट या न मैंडेट इसके खिलाफ इसके पक्ष में ऐसा मैंडेट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। 370 हटने के बाद अगर पहला चुनाव हो रहा है तो एक कसौटी तो ये भी होगी ना जिस पर इस फैसले को परखा जाएगा, समझा जाएगा। देखिए मीनाक्षी जी, आप और जो भी जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति को पिछले 30 साल 40 साल से जानते हैं, वो ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि किस प्रकार से घाटी के अंदर जो आतंकवादी तत्व हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस कितने मजबूत हुए थे और इनको मजबूती प्रदान करने में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी और बाकी अन्य लोग थे, जिसमें कांग्रेस को भी मैं शामिल करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने उन आतंकवादी तत्वों के खिलाफ खुलकर कभी नहीं बोला, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेज उनके खिलाफ अभियान चलाते थे और कांग्रेस के नेता रात में जाकर के ये कहा करते थे कि भाई देखो अब हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसा कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के लोग ही हमें बताते हैं। ऐसी स्थितियों में एकाएक यदि हम चाहें कि एकाएक घाटी के परिदृश्य में पूरा परिवर्तन हो जाए तो ऐसा हमें अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता था कि घाटी के अंदर कोई झंडा लेने वाला नहीं होगा, वैसी कहा जाता था कि घाटी के अंदर 370 और 35A लागू हो जा खत्म कर दिए जाने के बाद भारत का कोई झंडा नहीं उठाने वाला होगा, तो गुपकार संगठन को अलग कर दीजिए। ये देखिए कि घाटी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट है जो भारतीय तिरंगा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर कभी एक भी सीट किसी भी प्रकार पे चुनाव नहीं जीतती थी, किसी भी स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर नहीं जीतती थी, वहां वह 4 सीटों पर विजयी हो रही है। ठीक है अशरफ वानी, आप जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक बार आप उन्हें ये समझाएं कि डीडीसी चुनाव क्यों इस बार इतना अहम था और 370 हटने के बाद जो ये पहली चुनावी प्रक्रिया हुई है, ये आगे क्या संदेश लेकर जाएगी? सही पूछा आपने मीनाक्षी। दरअसल सबसे बड़ी जो कसौटी ये थी, क्यों ये था कि क्या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई चुनाव हो पाएगा। दरअसल हम देख रहे हैं अभी 1 साल 500 दिन हो गए हैं जब अनुच्छेद 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद अभी भी पटरी पर जम्मू कश्मीर का जनजीवन नहीं आया है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है, उस बीच प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। हमने देखा कि एक लंबा दौर चला जहां पर विपक्ष के नेता जो हैं हिरासत में ले गए और उसके साथ साथ जो है एक चीज तो हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई है कश्मीर में। अब उसके बाद इस चीज के लिए भी रास्ता साफ हुआ कि यहां पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो यही कारण था कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए बल्ले बल्ले थी इसी बात को लेकर कि एक तो बिना किसी हिंसक वारदात के ये चुनाव अंजाम हुए, 2 महीने तक चुनावी प्रक्रिया चली, 8 चरणों में चुनाव हुए और आज मतगणना के दिन जिस अंदाज से भले ही किसी पार्टी के उम्मीदवार जीते हों, वो जिस अंदाज से जश्न मना रहे थे, उसने तो ये संकेत दिया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। लेकिन एक बात भी जरूर है कि जैसे आपने पूछा था अभी प्रवक्ता से बीजेपी के कि जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो एक मैंडेट क्या ये 370 पे है, वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि गुपकार अलायंस ने लोगों को यही बात कही है कि वो ये चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि उनके पास कोई ताकत आए और वो 370 की बहाली के लिए फिर से प्रयास करें, चाहे कानूनी लड़ाई लड़ें या फिर संसद में जाएं। और दूसरी तरफ जो थी बीजेपी की, जिन्होंने ये 370 आपने अहम पॉइंट अशरफ यहाँ पर उठाया। तो लगातार आपको हम डीडीसी चुनाव के नतीजों पर अपडेट्स दे रहे हैं, मेगा कवरेज आज तक पर इसका जारी है। अशरफ वानी हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। अशरफ, एक बात मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को और समझाएं, 370 हटने से पहले जो जिला स्तर पर सिस्टम चलता था और अब जो ये नया प्रोसेस शुरू किया गया है, इन दो में क्या फर्क है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो संशोधन हुआ था जम्मू कश्मीर के पंचायत राज में और अब बाज़ाब्ता तौर पर कहीं यही प्रयास था सरकार की तरफ से कि जो डेवलपमेंटल काम हैं वो जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो जाए। गाँव में ही लोग तय करें कि कौन सा काम वहां पर होना है, कौन सा काम प्रायोरिटी में है, और उसी लिए ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज बनेंगी, काउंसिल बनेंगी। तो
ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की जो बात की जा रही है उसका ये प्रयास है। अब कितना ये सफल आगे होगा वो तय होगा कि इनको कितने अधिकार मिलेंगे, ये जो फिर काम करेंगे लोग उनसे कितने संतुष्ट होंगे। लेकिन मैं आपको मीनाक्षी इतना वसूख से कहूंगा कि अगर लोगों की रुचि थी खासतौर से दूर दराज इलाकों में जहां पर मतदान भी का जो फीसद था या प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा था, वो इसी बात को लेकर था जब हम वोटरों से बात कर रहे थे चुनावों के दौरान कि वो चाहते थे कि क्योंकि पिछले कई सालों से विकास के काम नहीं हुए हैं, जमीनी स्तर पर बातें तो बहुत बहुत होती हैं लेकिन विकास जो है, जो आम जरूरत की चीजें हैं, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, उसका जो है कहीं ना कहीं भुगतान है इलाकों में, तो उसके लिए उन्होंने उम्मीदवारों को सामने लाया है। और मैं आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताऊं कि जो निर्दलीय उम्मीदवारों का आंकड़ा बड़ा दिख रहा है, बहुत सारे जीत के आए हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है स्थानीय हैं, उनकी एक पहचान है अपने अपने इलाके में या अपने अपने गांव में, और यही कारण है कि गांवों के लोग या फिर उस इलाके के लोग इन उम्मीदवारों को चुनकर सामने ला रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अहम जानकारी यहां पर अशरफ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आज तक का ये मेगा कवरेज लगातार जारी है डीडीसी चुनाव के नतीजों पर, जिसकी पल पल की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये चुनाव क्यों अहम हो जाता है? क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें ये पहला इलेक्शन प्रोसेस हुआ है जिसमें आम जनता ने भागीदारी दी है, हिस्सा लिया है। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ये सवाल मैं पहले भी पूछना चाहती थी। देखिए, अगर गुपकार अलायंस अभी बीजेपी से आगे दिखाई देता है, जिन्होंने जनता के बीच जाकर बार बार ये बात कही कि हम धारा 370 को बहाल करेंगे, हम कश्मीर के इकोसिस्टम को बर्बाद नहीं होने देंगे, आपके खिलाफ जो तमाम बातें उन्होंने की, अगर उनका नंबर आपसे ज्यादा है तो फिर उनके एजेंडे को तो बल मिलता है ना? देखिए, उनका टीडीसी के चुनाव में अनुच्छेद 370 पर किसी प्रकार का आग्रह रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। अनुच्छेद 370 का संशोधन का स्थल क्या है? तो संसद है। संसद में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब उन्होंने इस मुद्दे को रखना चाहिए। डीडीसी के चुनाव में इस मुद्दे को रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनका संकट यह है कि उनके पास विकास का मुद्दा है नहीं। उनका संकट यह था कि वो तो बहिष्कार करने को तैयार थे। उनको लगा कि जनता जो है जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कश्मीर की आवाम शामिल होने के लिए तैयार है, अगर हम जो है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं शामिल होंगे तो हम किनारे पर चले जाएंगे। तो उनको तो अस्तित्व बचाने का संकट था। इसलिए जो दो सत्तारूढ़ दल रहे हैं, जम्मू एवं कश्मीर के पीडीपी और एनसी, आज उनको 7 अन्य 5 दलों को मिलाकर यदि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये इस बात का अपने आप में संकेत है। चलिए, अस्तित्व का संकट था इसलिए इस तरह के जो नतीजे हैं और जो बाजी गुपकार अलायंस की तरफ से खेली गई, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन लगातार डीडीसी चुनाव के नतीजों पर नजर हमारी बनी हुई है। तो लगातार आप डीडीसी चुनाव के नतीजों पर ये कवरेज देख रहे हैं। वोटों की गिनती जारी है सुबह 9 बजे से, लेकिन देर शाम तक की तस्वीर और साफ हो पाएगी। अभी 15 सीटों पर नतीजे आए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। यहां पर संगीत रागी जी, आपसे मैं एक कॉमेंट चाहूंगी। देखिए, जो लीडरशिप का जो एक संकट फिलहाल कश्मीर में दिखाई देता है, जिसकी चर्चा लगातार होती रही कि जो इससे पहले के क्षेत्रीय दल वहां पर रहे, वो 370 के बाद उनकी रेलेवेंस शून्य के बराबर रह गई या नगण्य रह गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अभी कोई नई लीडरशिप वहां नहीं दिखाई देती, तो फिर कश्मीर में जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम है, ये कैसे भरेगा? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब तक आपको एक नया लीडरशिप, आपको रूट से निकला हुआ लीडरशिप आपको दिखाई देगा। अभी तक हमें दो लीडर हमको दिखाई दे रहे थे। एक जो है वो पीडीपी की एक लीडरशिप दिखाई दे रही थी और दूसरी जो है वो एनसीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक लीडरशिप दिखाई दे रही थी। ये दोनों परिवार से जुड़ी हुई पार्टियां थी। आप देखेंगे कि ग्रासरूट पॉलिटिक्स जब पंचायत स्तर पर और जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के स्तर पर जब ग्रासरूट डेमोक्रेसी वहां से मजबूत होगी, तो इन दो पारिवारिक पार्टियों के इतर भी वहां पर राजनीतिक दलों का अभ्युदय होगा, राजनीतिक नेतृत्व का अभ्युदय होगा। हमें ये मान करके चलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं प्रेम शुक्ला जी सही बात कह रहे थे, कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चुनाव में चूंकि एक बहुत छोटे स्तर पर लड़ा जाता है, 1100 मतदाता है, 1200 मतदाता है, ऐसे जगहों पर एक व्यक्ति जो है वो यदि वो परिचित है लोगों में, उनकी जो धमक है उसके आधार पर भी वहां से वो जीत करके आ जाते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को दोनों इस बात से डरे हुए थे कि यदि वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और पंचायत चुनाव की तरह यदि लोकल लीडरशिप पूरे राज्य में खड़ी हो जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमीन खत्म हो जाएगी, पीडीपी की जमीन खत्म हो जाएगी। मैं रिवर्स कर देती हूं। आपने कहा कि ये जो है लोकल मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात थी, इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर इस मैंडेट को कंसीडर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यही आंकड़ा जो गुपकार अलायंस को मिलता दिखाई दे रहा है, अगर यही रुझान बीजेपी को मिल रहा होता तो क्या ये बात नहीं कही जाती कि 370 को जो है वहां की जनता ने स्वीकार किया, मेन स्ट्रीम के लिए, लोकतंत्र के लिए, आगे विकास के लिए ये वोट दिया? क्या ये उस समय डिस्कोर्स नहीं आता? मैं आज भी, मुझे दो तरीके से इस चीज को देखिए। एक तरीका, एक परिप्रेक्ष्य ये भी है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 370 और आर्टिकल 35 इतना ज्यादा इमोशनल मुद्दा बना दिया गया था कि इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तीनों एक साथ खड़े हो गए थे। तीनों क्या, हम तो कह रहे हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वह भी इनके साथ खड़ी थी, टेररिस्टों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी खड़ी थी। इतनी जब आप मुद्दे बना देते हैं, इतना बड़ा उसे आप सेपरेटिस्ट मुद्दों के साथ आप जोड़ देते हैं, उस मुद्दे को खत्म कर देती है भारत की सरकार। और इसके बावजूद लोग यदि जनतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो एक प्रकार से उसी जनतांत्रिक प्रक्रिया ने इस 370 का ये संबोधन भी हमको उसमें देखना चाहिए कि इसके बावजूद वो भाग ले रहे हैं। चलिए, इस बात का तो यकीनन स्वागत होना चाहिए कि लोग घरों से निकले हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। तो हम लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर पर, किसका होगा जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के नतीजे। गिनती जारी है इस वक्त और आपको बता दें कि 15 सीटों पर अभी तक जो है नतीजे घोषित किए गए हैं, लेकिन आगे चल रहा है गुपकार अलायंस। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी से आगे गुपकार गठबंधन निकल चुका है। बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है, गुपकार 90 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन अगर इसको क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से डिवाइड करें तो जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में गुपकार अलायंस आगे दिखाई दे रहा है। और ये आपको आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं, लगातार एक्चुअली आंकड़े अपडेट भी हो रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव का दौर भी जारी है। सुबह से ही देर शाम तक तस्वीर साफ और स्पष्ट हो पाएगी। और इस बीच जिन खेमों में जीत की घोषणा हुई वहां पर जश्न भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने, आपको बता दें कि कश्मीर में 3 सीटें जीती हैं, मतलब वो इलाका जहां पर न सांसद न विधायक कभी कोई रहा, वहां पर 3 सीटों को भी अपनी मौजूदगी के रूप में बीजेपी इस वक्त देख रही है। बड़ी ताकत केंद्र से भी झोंकी गई थी, जहां पर केंद्र के बड़े नेता पहुंचे थे प्रचार करने के लिए भी, और जमीनी स्तर पर खूब पसीना बहाया गया, केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारी गई। हालांकि अभी देखना होगा कि ये आंकड़ा और कितना बढ़ता है बीजेपी के लिए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो पहला चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, इस लिहाज से ये पूरा दिन आज का बहुत अहम, 8 चरणों में ये चुनाव हुआ। लेकिन एक सुर में लगभग सभी दल और जो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। एक बड़ी कामयाबी ये भी है, 370 हटने के बाद जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है उसमें अपनी पसंद के हिसाब से लोगों को चुना गया है। हालांकि ये नतीजे कई स्तर पर इनका विश्लेषण किया जाएगा और उसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीपी से रऊफ भट्ट साहब आ गए हैं और आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रऊफ भट्ट साहब, पिछले पड़ाव में जो बातचीत हुई, जब हमने बीजेपी से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ 370 के ही आईने में इन नतीजों को ना देखा जाए, और ये वो फैक्ट या वो आधार है जिसको लेकर आप लोग ग्राउंड पर गए और आप लोगों ने आपस में समझौता किया, अपनी पॉलिटिकल विचारधाराओं से समझौता किया। सबसे पहले गुफकार अलायंस को ये मुबारकबादी देनी चाहिए सब लोगों को कि जिनकी कॉल पे लोगों ने लब्बैक किया, लोग बाहर आए। दूसरी बात कि बीजेपी का पूरी कोशिश थी, उनका एक ब्लूप्रिंट था कि यहाँ जो है बाइकाट हो, वो चोर दरवाजे से आए। उसके बाद गुंडाराज कितना देखा हम सब ने यहाँ, कि कल आपने देखा होगा हमारे 3 सीनियर लीडर जिसमें नईम अख्तर है, हमारे पीर मंसूर साहब है, सरताज मदनी साहब है, जो मिनिस्टर रहे हैं, उनको कैसे गैर जमहूरी तरीके से अरेस्ट किया गया, कैसे जोर जबरदस्ती यहाँ के लोगों के साथ किया गया। यहाँ के हमारे कैंडिडेट्स जो है उनको प्रचार करने की कोई इजाजत नहीं थी। उसके बाद भी लोगों का जो मैंडेट गुफकार अलायंस को मिला है
इससे तो सबक सीखना चाहिए बीजेपी को। जहां तक सवाल है कि इनकी 3 सीटें यहाँ, इतना तो दिल्ली से लेके यहाँ की सरकार खिदमत में लगी हुई थी। इन्होंने इतना तो आपने देखा होगा कि इन्होंने कैसे जोर जबरदस्ती की गुंडा राज में, इतना तो हकबंद, इतना तो मार्जिन दीजिए इनको कि इन्होंने ये मैनेज 3 सीटें की। बाकी लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको नकारा है। आप देखिए ये जब से हमने ये फैसला किया कि हम डीडीसी इलेक्शन जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इनके पेट में जो है मरोड़े आए। इन्होंने कितनी कोशिश की, हमारे लोगों के कैसे इन्होंने फेक केसेस में फंसाया, जो नेशनलिस्ट है उनको सर्टिफिकेट कैसे दी गई, उन्हीं के साथ तो आपने सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में। पिछली सरकार आपकी उनके साथ ही थी। देखिए इनको और तो मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। देखिए 2018 में भी जो पंचायत के चुनाव हुए उसका बॉयकॉट किया आपने, ये कहते हुए कि 35A को पहले केंद्र समर्थन दे और उस पर आश्वासन दे तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब तो 370 भी हट गया और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें आप गुपकार अलायंस लेकर आ गए। इस डबल स्टैंडर्ड पर क्या क्लैरिफिकेशन है आपका? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारी जो जुदोजहद है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये उसका हिस्सा था। ये चाहते थे कि ये चोर दरवाजे से यहाँ आए, ये चाहते थे कि यहाँ जो है जो हालात खराब, बीजेपी RSS चाहती थी कि हालात खराब हुए। नहीं राव साहब, चोर दरवाजा कौन सा चोर हमने नकेल कस ली थी। देखिए जब यहाँ लोग बाइकआउट रखते तो ये मैनेज करते, जैसे इन्होंने आज ये 3 सीटें मैनेज की। ये देखिए ये सारा कुछ जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ थी। 3 सीटें मैनेज की, 90 सीटों पे आप आगे चल रहे हैं, वो क्या है? आपने भी मैनेज किया? मेरी बात सुनिए, इतना तो मार्जिन दीजिए ना, इतना तो मार्जिन दीजिए जो यहाँ हमने देखा। तवारीख तो गवाह है, ये तो गुंडा राज है। यहाँ तो लॉलेसनेस है। कौन सा कानून है? कब इंसान नेशनलिस्ट होता है, कब एंटी नेशनल बनाकर चुनाव लड़ने के लिए आए ना, तो पता ही नहीं चलता है। जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते थे पहले, उनके साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने के लिए एक अलायंस के तहत चुनावी प्रक्रिया के तहत आप आए ना जमीन पर। ये हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त का मसला है। ये वो पॉलिटिकल स्ट्रगल है जो इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें हक दिया है 370-35 से। ये उसी की एक कड़ी है। तो आपने देखा होगा कि कानून पर और मुल्क पर भरोसा दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए इनका। देखिए एक संवैधानिक व्यवस्था में आज तक जो है डीडीसी का चुनाव कर ही नहीं पाए। कितनी बार इनकी सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई, एनसी की सरकार आई, चुनाव कब हुए? आप जो है त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जो है स्थानीय निकाय को चुनाव करा ही नहीं रहे थे। और अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद अगर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव सफलतापूर्वक हिंसा मुक्त ढंग से अगर कराए जाते हैं, जिहादियों की छाती पर चढ़कर जो है अगर तिरंगा फहरता है, जिस तरह से लोग कहते थे कोई तिरंगा फहराने वाला अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद नहीं मिलेगा। आज कश्मीर की घाटी में न केवल तिरंगा फहर रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में तमाम कश्मीर की आवाम, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो आपका दावा था और जो सेंटर से फौज उतारी गई, तो फिर तो उनका खाता भी नहीं खुलना चाहिए था ना गुपकार अलायंस का। जो दावे आपकी तरफ से किए गए, जो फोर्स उतारी गई, तो 90 सीटों पर आगे क्यों चल रहे हैं? भाई वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता उनको स्वीकार है। उनके एजेंडे को स्वीकार कर रही है जनता। आप ये कह रहे हैं नहीं, जो जिस बात को आप एजेंडा कह रहे हैं, जिसको आप कोट अनकोट, जिसको आप गुपकार गैंग बोल रहे हैं, गैंग शब्द का जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उन पर यकीन कर रही है जनता? अगर इसी पैरामीटर पर इस फैसले को पढ़ना है तो देखिए मीनाक्षी जी, एक तो 370 पर कोई जो है वहां जनमत संग्रह नहीं हो रहा था, वहां पर डीडीसी के चुनाव हो रहे थे। डीडीसी के चुनाव में लोग स्थानीय मुद्दों पर बातें रखते हैं और स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। लोकतांत्रिक ढंग से इतना पारदर्शी चुनाव जो जम्मू एवं कश्मीर के चुनावी इतिहास को जानते हैं, वो तो क्या है कि आपने उनके नेताओं को नजरबंद कर दिया, उनको प्रचार नहीं करने दिया, करने के लिए जानी जाती थी। आज वहां पारदर्शी चुनाव होता है, लोग खुलकर मतदान करते हैं, बड़ी संख्या में मतदान करते हैं। जहां 1-2% मतदान हुआ करता था, वहां 50% से अधिक अगर मतदान होता है, -7 डिग्री जब टेम्परेचर हो, तब भी अगर वहां की आवाम निकलकर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेती है, तो जिन लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलुषित करने का कुकर्म किया, उनके मुंह पर चाटा ठीक है, आपने पॉइंट रखा अपना। आशुतोष जी, मैं एक कदम आगे बढ़ के एक अलग सवाल कांग्रेस पर भी आपसे पूछना चाहूंगी। राष्ट्रीय पार्टी जो कि एक मुख्य दल जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी होती, हमने ये देखा कि पहले तो जो आरोप बीजेपी का है वो तो एक तरफ, लेकिन उससे आगे कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। गुलाम नबी आजाद जो खुद कश्मीर से ही आते हैं, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, वो तक नहीं दिखाई दिए, कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए। कांग्रेस ने क्या पहले ही हार मान ली थी?
नहीं, कांग्रेस की स्थिति जम्मू कश्मीर में कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं पहले भी, और अगर आप पार्लियामेंट चुनाव के अगर नतीजे को देखें तो उससे भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को 3 सीट मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीट मिली थी। उसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 25 विधानसभा की सीटें मिली और पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पे खराब हुआ है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जो 29 सीटें लेके आई हैं इसमें उन्होंने पहले से अपने को थोड़ा सा बेहतर किया है। लेकिन एक चीज जो इसमें महत्वपूर्ण वो ये है कि जो प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे हैं कि भाई जिस गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग कहा गया, और अगर वहां की जनता अगर उनको वोट दे रही है, उनको जिता रही है, तो ये मानना पड़ेगा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात मानी है या गुपकार अलायंस की बात मानी है। जो लोग वहां के लोग क्या उन लोगों के साथ है जिनको चीन परस्त बताया जाता है, जिनको पाकिस्तान परस्त बताया जाता है, जिनको अलगाववादी बताया जाता है? तो ये तो प्रश्न बीजेपी को अपने आप से करना चाहिए। तीसरी बात ये मुझे लगता है कि जम्मू के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप उसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां पे बीजेपी सीटें लूज कर रही है। जम्मू के एरिया में भी बीजेपी गेन नहीं कर रही है, और वहां गुपकार अलायंस जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही, बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं कर रही वहां पे। बताइए प्रेम शुक्ला जी, जो आपका गढ़ है वहां पर जमीन क्यों ढीली दिखाई दे रही है? आशुतोष जी का संकट है कि वो झूठ बोलने के माहिर हो गए हैं। अब आप बताइए, जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू के सेक्टर में क्या पहले पीडीपी थी ही नहीं, एनसी थी ही नहीं, कांग्रेस थी ही नहीं, ऐसा कहना है इनका? और वहां पर अगर बीजेपी सबसे बड़े पार्टी और 7 दलों के एक होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू एवं कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है तो किसके समर्थन में जाना चाहिए? आपको रोक रही हूँ, इस वक्त एक अहम अपडेट हमारे पास आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बांग्लाয় কত 5.79%। সার্ভিস সেক্টর ইন্ডিয়াতে কত 5.55%, বাংলায় কত 9.26%। এগ্রিকালচার সেক্টর ইন্ডিয়াতে কত 4.05%, বাংলায় কত 4.74%। এবার আসুন এফডিআই গ্রোথ নিয়ে বলেছেন। এফডিআই গ্রোথ নিয়ে যখন আমরা প্রথম ক্ষমতায় আসি এটার ইনফ্লোজ ছিল অনলি 0.22%। আমাদের সময় এটা 1.62% হয়েছে 19-20-তে, অর্থাৎ 776% বেড়েছে। সুতরাং উনি কি না জেনে বলেছেন? সোর্স DIPPGOI, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। উনি যেটা বলছেন সেটা সত্য না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেটা বলছেন সেটা সত্য? ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं उन्हीं तथ्यों पर जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, ये कहकर कि क्या केंद्र सरकार के गृह मंत्री अपने ही सरकार के दिए हुए आंकड़ों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, या जो बातें उनकी सरकार ने कही हैं वो गलत है, कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है? बंगाल नंबर 1 है गरीबी घटाने में। पिछले 10 वर्षों में बंगाल में न दंगे हुए हैं, न मारपीट हुई है, और जिस तरह की घटनाओं को उजागर किया गया है उनमें तथ्य नहीं है। কোনো কথা নেই, মুখে লুকোপ্লাস্টার। আর বাংলায় 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी हैं पश्चिम बंगाल में सरकार ने। सुसाइड भी अगर होता है, आत्महत्या को भी बीजेपी जानबूझकर राजनीतिक हत्या के रंग में रंग देती है। यहाँ तक कि पति पत्नी के झगड़े को भी राजनीतिक घटनाक्रम दिखाया जाता है। बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। 2011 से लेकर अब तक राजनीतिक हिंसा और घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इन तथ्यों को गलत दिखाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री जिन बात आधार पर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को ये पता होना चाहिए कि तथ्य क्या हैं और उनके आधार पर अपनी बातें रखनी चाहिए। बंगाल के संदर्भ जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर नक्सल हो, PLO हो,
या फिर दार्जिलिंग में जिस तरह से हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं उनमें कमी आ गई है, ये सब बातें नहीं बोली जाती। न जाने कितने माओवादियों ने सरेंडर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 370 केलो इंसर्जेंट्स और उनके जो उग्रवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और उनके साथ साथ उन्हें पुनर्वसन की जगह भी दी गई है, रिहैबिलिटेट किया गया है। अम्फन के दौरान जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर राज्य सरकार ने अपने दम पर पहुंचाया था। बांग्लार हॉस्पिटल बांग्लार बेड কত ছিল জানেন? 85,000 बेड হয়েছে এখন। बंगाल में 85,000 से अधिक बेड हैं अस्पतालों में। সম্ভবত 85,000 बेड হয়েছে। এসএনসি হয়েছে, এসি হয়েছে, মাদার চাইল্ড হাব হয়েছে, मदर चाइल्ड हब है, जो बच्चों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो दी गई हैं, लेकिन उनका वर्णन उनकी बात डिलीवरी सरकार सिर्फ और सिर्फ राज्य की भर्त्सना करता है और उनके मंत्री आकर यही ध्यान में रखते हैं बंगाल कोलकाता कई गुना ज्यादा सुरक्षित है बाकी राज्यों से। ड्रॉप आउट रेट कमे गए, 12 क्लासे 11% कमे गए। स्कूल में जो बच्चे छात्र स्कूल छोड़कर चले जाते थे उनकी संख्या कम गई है। 10টা হচ্ছে। বাজেট ইনক্রিজ হেলথে 3,584 টাকা থেকে स्कूल के छात्र जो स्कूल छोड़ देते थे 12th में पहले 12% से अब 11% हो गए हैं और ये बड़ी सफलता है। 3 times more 24টা মেডিকেল কলেজ নাও নিউ 14টা তার মধ্যে আমাদের আমলে हमारी सरकार ने 14 से ज्यादा कॉलेजेस बनाए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री ये भी नहीं बताते हैं। 79 पैरामेडिकल कॉलेजेस 79 पैरामेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं। कई 26टा 14टा मदर एंड चाइल्ड हब 14 मदर एंड चाइल्ड हब बनाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कई गुना ज्यादा बेटर है, अभी बेहतर है पहले से। About 30,000 numbers of beds in government hospital. 30,000 बेड हैं सिर्फ सरकारी अस्पतालों में। 86 blood bank 86 ब्लड बैंक हैं, लेकिन इनका वर्णन कहीं नहीं होता है। सवाल उठा रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक केंद्र सरकार पर, खास तौर से गृहमंत्री अमित शाह जो अभी इसी हफ्ते 20 तारीख को संवाददाता सम्मेलन में संवाद के दौरान कई सवाल उठाकर गए थे। 117 ছিল 117 থেকে 98 হয়েছে। ফুল ইমিউনাইজেশন 98.5%, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी 98.5%, 98% इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है इस समय। और यही नहीं, बच्चों की मौत अब कम से कम हो गई है, 34% से अब तक 22% हो गई है। जो नवजात शिशुओं की मौत की घटनाएं होती रहती थी पहले बंगाल में। 77টা नतून। ये सारे तथ्य, ये सारे आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर ममता बनर्जी अपनी बात रख रही हैं। 272 ITI हैं। अभी इस समय बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। वो सारी संस्थाएं जो बंगाल में बनाई गई हैं पिछले 10 वर्षों में ममता बनर्जी की रेजिम में। खाद्य साथी फ्री राशन, बांग्ला आवास योजना, खाद्य साथी 26,000 भारी दिया हुआ है जनगण के। राशन मुफ्त खाना दिया जा रहा है, राशन का चावल दिया जा रहा है। ये बात नहीं रखी जाती है। रूपोश्री हो या कन्याश्री हो, जिनके तहत लड़कियों को जो स्कूल में है उन्हें मदद दी जाती है, साइकिल, पढ़ाई, उनके किताबें मुहैया कराना। यहाँ की मिड डे मील भी बच्चों को लगातार दी जा रही है और खाना भी अच्छा परोसा जा रहा है। জয় বাংলা, তপশিলি বন্ধু, জয় জহর, এখন দুয়ারে সরকার চলছে, আরো অনেকটা আসবে, আমরা সেগুলো করে দেবো। हमने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है। अभी तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को मदद मिल चुकी है, जिसमें आदिवासी, तपसील के लोग,
ट्राइब के लोग और उसके अलावा बाकी पुरोहित ग्रांट दिया गया है, इसकी बात क्यों नहीं कही जाती है? 90,000 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड, যেটা আগে ছিল 28,000 की समथिंग, এবং এর জন্য আমরা ये सारे आंकड़े ममता बनर्जी देती हैं और बता रही हैं कि राज्य सरकार में और राज्य सरकार के द्वारा कितनी सड़कें बनी हैं। 8,50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा আছে, 8 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनके तहत लोगों को मदद दी जाती है, राशि मुहैया कराई जाती है और ये लगातार किया जा रहा है। गतिधारा के तहत 50,000 से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाई गई है। गतिधारा स्कीम के तहत गाड़ियां दी जाती हैं लोगों को जिससे वो अपना काम कर सकें, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें टैक्सी चलाकर पूरी कर सकें। और आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, अपने तथ्यों को सही रखें। प्रोडक्शन बंगाल इज इन 28th प्लेस। सवाल उठा रही हैं कि 20वें स्थान पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल को बताया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये सारे तथ्य गलत हैं। 16th प्लेसे আমরা আছি, আমি বলছি 2 নম্বরে আছি আমরা। राज्य सरकार उनके अनुसार, केंद्र सरकार के अनुसार 16वें स्थान पर है, लेकिन हमारे अनुसार हम लोग दूसरे स्थान पर हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बाकी सारी चीजों में। 40.65 থেকে 33.30% এসে এত ধারটা সত্ত্বেও কোভিড থাকা সত্ত্বেও হয়েছে। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के बंगाल दौरे पर हमला बोला था। आज ममता बनर्जी ने पॉइंट टू पॉइंट बीजेपी के एक एक चुनावी प्रहार पर पलटवार किया। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, बीजेपी इज ए चीटिंगबाज पार्टी, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। शायद उनकी मेमोरी लॉस होगी। तो परिष्कार लिख दे। ममता दीदी ने खामोशी तोड़ी और बीजेपी की विशाल चुनावी मशीनरी वाले प्रचार तंत्र पर प्रचंड प्रहार किया। बंगाल की सियासी पिच पर टीएमसी को घेरने वालों को ममता बनर्जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। तरकश के बाण निकाले और सीधे चला दिए भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे की व्याख्या के साथ। बीजेपी इज ए चीटिंगबाज पार्टी, बंगाली वी विल से चीटिंगबाज, बट सॉरी English it may be cheater. The politics of the BJP leaders is, for politics they can do anything, they can say anything. पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन का काउंटर प्लान ममता दीदी ने समझाया। ममता बनर्जी का मास्टर प्लान क्या है, ये समझने से पहले जो बड़ा प्रहार दीदी ने किया उसे सुनिए। दीदी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बंगाल चुनाव को लेकर पिक्चर एकदम क्लियर है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी का भतीजा दादागिरी करता है। इसका जवाब ममता ने दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय योजना को दीदी ने रोका, इसका पलटवार दीदी ने किया। बीजेपी बंगाल अस्मिता की बात कर रही है। उसने ममता पर आरोप लगाया कि दीदी बंगाल को बदनाम कर रही है। वहीं टोलबाजी का आरोप बार बार बीजेपी ने लगाया। इसे ममता ने फर्जीवाड़ा करार दिया। ममता दीदी पूरी तैयारी के साथ आई थी। अमित शाह के एक एक सवाल का जवाब देने आई थी। अमित शाह ने रैली में संबोधन दिया, रोड शो में बोले, तो दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सियासी लड़ाई का सारा हिसाब चुकता कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है, हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर कर हम दिखाएंगे। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1। अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वर्कर तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी।
बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है और बंगाल में ममता दीदी अकेले ही टीम बीजेपी से सियासी लड़ाई लड़ रही है। दीदी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो यही कि बंगाल में सीए और एनआरसी लागू नहीं होगा। ममता दीदी की छवि एक स्ट्रीट फाइटर जैसी है जो कठिन से कठिन हालात से निपटना जानती है, कई दशकों का राजनीतिक अनुभव रखती है। तभी तो अमित शाह ने उनकी पिच पर आकर हुंकार भरी तो ममता ने अपनी ही सियासी पिच से शाह को अपना दम दिखाने का प्लान बनाया है। 28 दिसंबर को बीरभूम में शक्ति प्रदर्शन, 29 दिसंबर को बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन। यहाँ आपको याद रखना है कि अमित शाह ने बीरभूम और बोलपुर की धरती से दीदी को ललकारा था। आंदोलन का अखाड़ा हो या सियासत का अखाड़ा, दीदी के दांव पेच को समझना असंभव है। सोमवार को दीदी ने मास्टर प्लान की एक किस्त जारी की, अगली किस्त मंगलवार को जारी करेंगे। किलेबंदी बंगाल तक नहीं है। मोदी विरोधी मोर्चे का चेहरा बन चुकी ममता बनर्जी ने एनसीपी चीफ शरद पवार से करंट सिचुएशन पर विचार विमर्श किया। ममता दीदी और पवार साहब के बीच में बात हुई है, देश के अन्य दलों के नेताओं के साथ भी बात होगी, दिल्ली में बैठक हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो पवार साहब स्वयं कलकत्ता जाएं।